नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया उद्योग के चाल चलन को जांचने परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग एडिटर अर्णब गोस्वामी ने अपने शो में जिस तरह के अशोभनीय बोल बोले, जिस तरह के सांप्रदायिक तेवरों का इजहार किया और जिस तरह से उन्होंने अजीबो गरीब भाव भंगिमाएँ बनाई, उनसे पत्रकारिता कितनी कलंकित हुई या कितनी महिमा मंडित हुई है, इस पर तो बहस होती रहेगी, हो रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने कुछ और बड़े सवालों को जन्म दिया है। आज के मीडिया वॉच में हम उन्हीं सवालों पर बात करेंगे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। तो मित्रों, आज की ये जो चर्चा है, इसको हमने दो हिस्सों में बांट रखा है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाकर अर्णब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए थे और जिस तरह से उनकी सुनवाई की गई, वो क्या सवाल खड़े करते हैं, और जो मीडिया की अपनी संस्थाएं हैं, उनका व्यवहार इस दौरान कैसे रहा है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से अर्णब गोस्वामी की अर्जी को स्वीकार किया और आनन फानन में उस पर सुनवाई करके उनको मोहलत दे दी, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या अर्णब गोस्वामी का केस इतना अर्जेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने 15-16 घंटे के अंदर उसको स्वीकार करके उस पर सुनवाई करके फैसला भी सुना दिया। ऐसा क्यों हुआ आखिरकार? क्या ये कहीं इसलिए तो नहीं हुआ कि अर्णब गोस्वामी चूँकि सत्ताधारी दल के विचारधारा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनका समर्थन करते हैं और विपक्षी दलों पर लगातार आक्रमण करते रहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया था। हालांकि ये इस तरह से बात करना ज़रा अटपटा लग सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में भी आ सकता है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों हुई, ये अर्जेंसी कहाँ से आई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि लॉकडाउन के पीरियड में वो केवल बहुत ही महत्वपूर्ण मसलों की सुनवाई करेंगे। उसके पास और भी महत्वपूर्ण मसले आए थे जिस पर उसने तवज्जो नहीं दी। जैसे एक मसला ये था कि प्रवासी मजदूर जो हैं, जो जगह जगह देश भर में फंसे हुए हैं, उनको वापस उनके घर भेजने का इंतज़ाम किया जाए, उनके टेस्ट करके, जिसको एक हफ्ते बाद की डेट दे दी गई। उस पर अभी तक सुनवाई नहीं की गई, जबकि वो बहुत ही अर्जेंट मसला था। इसी तरह से अगर ये मान लें कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा था, गंभीर मुद्दा था, और चूंकि लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बुनियाद पर खड़ा है, उसकी बहुत ही ज़रूरी शर्त है वो, इसलिए उसने इसको किया। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, उस पर उसका रवैया बहुत नकारात्मक क्यों रहा है अभी तक। जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी सारी याचिकाएं आई हैं, उसने अभी तक उनकी सुनवाई नहीं की है। अभी तक वहाँ कोई राहत नहीं मिल रही है और अभी भी वहाँ पत्रकारों पर काले कानूनों के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से इस पूरे मामले में व्यवहार किया, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि अर्णब गोस्वामी को क्या अतिरिक्त सुविधा मिली है, इसलिए क्योंकि वो सत्ताधारी दल के आवाज़ बने हुए हैं, भोंपू बने हुए हैं। एक बात, अब देखिए कि दूसरी संस्थाओं का क्या हाल रहा। एक हमारे यहाँ है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय प्रेस परिषद कहते हैं हिंदी में। उसने भी आनन फानन में देखिए कितनी जल्दी एक अपना बयान जारी करके और कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। उसके बयान को मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप देखिए, बड़ा दिलचस्प है और इस पर मैं अभी बताऊँगा कि ये दिलचस्प क्यों है। इस देश के हर नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं। इसमें ऐसे विचार भी हो सकते हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो ऐसी आवाज़ों का गला घोंटने की कोशिश करे। हिंसा कोई समाधान नहीं है, चाहे वो घटिया पत्रकारिता के खिलाफ ही क्यों ना हो। काउंसिल इस हमले की निंदा करती है, राज्य सरकार से उम्मीद करती है कि वह हमलावरों को पकड़े और उन्हें जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा करे। बहुत ही अच्छा आदर्श बयान है और किसी भी लोकतंत्र में अगर कोई प्रेस काउंसिल हो सकती है तो उसको इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन प्रेस काउंसिल
अर्णब गोस्वामी के मसले पर ही ऐसा व्यवहार क्यों करती है, दूसरे पत्रकारों के मुद्दे जब आते हैं तो वो क्यों खामोश रहती है, वो कुछ क्यों नहीं बोलती है। देश भर में इतने सारे पत्रकारों पर डिफेमेशन के झूठे मुकदमे हुए हैं, सेडिशन के, राजद्रोह के झूठे मुकदमे हुए हैं, लेकिन प्रेस काउंसिल तो कभी जागा नहीं, कभी उसने इस तरह से विरोध नहीं किया कि ये नहीं होना चाहिए। और जब जम्मू कश्मीर में मीडिया का गला घोटा जा रहा था और उसके विरोध में उसके खिलाफ एक याचिका आई सुप्रीम कोर्ट में, तो यही प्रेस काउंसिल उसका विरोध करने पहुंच गया। तो ये पूरी चीज़ों को आप मिला कर देखें तो आपको लगेगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दरअसल एक पाखंडी संस्था है, एक झूठी संस्था है, एक ढोंगी संस्था है और उसका व्यवहार बहुत ही दोहरा है। इस मामले में साफ लग रहा है कि वो अर्णब गोस्वामी का पक्ष ले रही है, अर्णब गोस्वामी के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी सरकार के मातहत काम करती है और उसमें अब जो उसका रवैया है वो पूरी तरह से प्रो गवर्नमेंट है, पूरी तरह से वो सरकारी ढंग से काम कर रही है। और जो सत्ताधारी दल के 7 पत्रकार हैं, जो मीडिया संस्थान हैं, उनके बचाव में खड़ी हो गई है। इस पर बहुत सारे पत्रकारों ने आपत्ति भी की है। तो ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो इस तरह से व्यवहार कर रही है इस पूरे मामले में। अब आइए कुछ और हमारी जो मीडिया की संस्थाएं हैं वो कैसे बिहेव कर रही हैं। एक है ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, जो कि न्यूज़ चैनलों के सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर्स ने मिलकर कभी बनाई थी, और जब बनाई थी तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि वो पूरे टीवी न्यूज़ को बदल डालेंगे, उसको सही पटरी पर ले आएंगे। लेकिन हुआ क्या, आज तक कुछ भी नहीं बदला, वो कुछ भी नहीं कर पाई। और अब तो इस मामले में वो बोल भी नहीं रही। इतने सारे चैनल हैं जो सांप्रदायिकता और झूठी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप खामोश बैठी है। क्यों खामोश बैठी है हमें नहीं पता। उसका मुंह सरकार ने बंद कर दिया है, उसका गला दबा दिया है, या वो डरे हुए हैं, कोई नहीं जानता क्या बात है। लेकिन ऐसे समय में जब मीडिया पर इतनी उंगलियां उठ रही हों, उसकी साख रसातल को जा रही हो, तो इस संस्था को चुप रहना चाहिए क्या? इस संस्था पर ही पूरा बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। इस संस्था से जुड़े लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिरकार वो चुप क्यों हैं, वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया संस्था है जो बीच बीच में लगातार बयान देती रहती है जहाँ भी पत्रकारों के खिलाफ कुछ होता है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो एक स्टेटमेंट्स तो जारी कर रही है। उसने जम्मू कश्मीर में जो पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उन पर मुकदमे किए गए, उसके खिलाफ भी प्रेस रिलीज जारी की। और अभी जब अर्णब गोस्वामी के मसले पर यह हुआ तो उसने विरोध किया कि उनके खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि क्या एडिटर्स गिल्ड को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अर्णब गोस्वामी एक दूसरी चीज़ है और जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो दूसरी चीज़ है। अर्णब गोस्वामी बिल्कुल एक पार्टी के कारकुन की तरह, कार्यकर्ता की तरह, प्रचारक की तरह अपने चैनल को चला रहे हैं। उनकी एडिटोरियल पॉलिसी पूरी उस सत्तारूढ़ दल के साथ मैच करती है और उसको किसी भी तरह से कम मैं तो पत्रकारिता के दायरे में नहीं रखूँगा। वो प्रोपेगेंडा चैनल है और उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है इस पूरे माहौल में कि वो इस पक्ष को भी देखे कि किस तरह की पत्रकारिता कौन कर रहा है और किसके बचाव में उसको खड़ा होना चाहिए और किसके बचाव में नहीं खड़ा होना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से निश्चित रूप से उम्मीद की जाती है कि वो पत्रकारिता पर, मीडिया पर जब भी कोई हमला हो वो उसका विरोध करे, वो सरकार के सामने न झुके। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के दबाव में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी है, वो भी पूरी हिम्मत के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है। इसीलिए अर्णब गोस्वामी के मसले पर अगर उसने मान लीजिए स्टेटमेंट जारी भी कर दिया था, लेकिन उसे ये भी देखना चाहिए या इस पर भी कुछ बोलना चाहिए कि अर्णब गोस्वामी जो कर रहे हैं वो उससे इत्तेफाक नहीं रखती, उससे सहमति नहीं रखती है और इस तरह की पत्रकारिता को कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाकर, कुछ नियम कानूनों पर ज़्यादा जोर देकर रोकने की कोशिश एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से होनी चाहिए और जो दूसरी जो पत्रकारों की और पत्रकारिता की संस्थाएं हैं उनकी भी इसमें एक भूमिका बनती है।
मित्रों, ये तो पहला खंड था। अब दूसरे खंड में हम आएंगे और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधार बनाया गया है अर्णब गोस्वामी की अपनी याचिका में, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो छूट दी है उसी आधार पर, उस पर हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि संविधान में जो उल्लेख है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जो अधिकार हमको मिला है संविधान से धारा 19A के तहत, वो क्या है और उसमें क्या कहीं कोई रोक टोक भी है। 19A के तहत हमें अधिकार मिला हुआ है, हम अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमको मिली हुई है। लेकिन जो 19(2) है उसमें स्पष्ट रूप से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, यानी तर्क संगत पाबंदियों की बात भी की गई है। तर्क संगत पाबंदियाँ क्या हैं कि आप एक के लिए एक दायरा, एक सरहद खींची गई है कि ये अनियंत्रित या स्वच्छंदता नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी। जो 3 शर्तें हैं उसमें सबसे जो ज़रूरी शर्त यहाँ पर लागू होती वो ये है कि कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कदम नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ बोला, लिखा या किया न जाए जिससे कानून व्यवस्था पर असर पड़ता हो। अब अर्णब गोस्वामी के पूरे कार्यक्रम में जो पूरा हिस्सा जो था वो, उस पर आप गौर करें और इसको इस आधार पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वो बयान देखेंगे जिसमें उन्होंने पालघर की घटना को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की साफ तौर पर, और वो जो बयान था वो वैमनस्य को बढ़ावा देने वाला था। अब देखिए कि उनके बयान से बिल्कुल साफ है कि वो कह रहे हैं कि इस देश में 80% हिंदू हैं, तो ऐसे में साधुओं की हत्याओं पर ऐसी चुप्पी क्यों हो सकती है, हो ही क्यों सकती है ऐसी हत्याएं। इस तरह का बयान देना, मतलब 80% हैं तो उनके साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 20% लोगों के साथ हो सकता है, हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको इस बयान का मतलब ये निकलता है 20% में जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ये तमाम पारसी हों, इन कम्युनिटी में अगर कुछ होता है उनके साधु संतों को या उस कम्युनिटी के लोगों को, तो वो उतनी चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर 80% लोगों की जहाँ आबादी है उनके अगर कोई साधु संत या कोई व्यक्ति को नुकसान पहुँचता है तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो ये विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक लकीर खींचने वाले बयान हैं। अभी तक भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, अर्णब गोस्वामी को शायद ये पता नहीं है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की सरकार ज़रूर बन गई है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अभी तक नहीं बना है। तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो सब के लिए वो बराबर होगी। यहाँ आप ये विभाजन नहीं खींचेंगे हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों के बीच में। ये उन्होंने किया उस बयान में, और ये 19(2) का उल्लंघन माना जा सकता है। अब उनके दूसरे बयान पर गौर करते हैं जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब इसमें देखिए कि इस बयान में वो साधुओं की हत्या के लिए सोनिया गांधी पर आरोप मढ़ रहे हैं कि सोनिया गांधी ने अपनी सरकार बना ली और फिर अब वो साधुओं की हत्याएं करवा रही हैं, और इटली में बताएंगे। अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि सोनिया गांधी हिंदुओं के ख़िलाफ़ हैं, हिंदू साधुओं के ख़िलाफ़ हैं और उनको नुकसान पहुंचाने, उनकी हत्याओं में शामिल हैं, करवाना चाहती हैं। एक तो ये बहुत ही ख़तरनाक बयान, और इसी को जोड़ दिया गया कि वो उनका नाम जिस तरह से लिया गया कि वो ईसाई हैं, इसलिए ऐसा करवा रही हैं। मतलब एक धार्मिक आधार पर यहाँ भी उनमें दुर्भावना और दुराग्रह साफ देखा जा सकता है, और एक सांप्रदायिकता की लकीर खींचने की कोशिश भी दिखती है। फिर उन्होंने इसी में जोड़ा इटली मूल की हैं सोनिया गांधी, सब जानते हैं, तो उनके मूल स्थान को भी जोड़ने की कोशिश गई। मतलब ये कहने की कोशिश गई कि वो विदेशी हैं, जबकि वो भारतीय नागरिक हैं, तो विदेशी भी करार दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने कई आधार पर लाइन खींचने की कोशिश की, जो कि सीधे सीधे आप माने कि सांप्रदायिक सद्भाव को कम करने वाले, उसको नुकसान पहुंचाने वाली बात है। और जो भी इस तरह की बात है वो कानून व्यवस्था पर असरकारी होती है, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी करती है। तो ये भड़काने वाले बयान हैं उनके, और भड़काने वाले बयानों को इसी कानून के और आईपीसी के भी धारा हैं जिसके तहत भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एफआईआर
दर्ज हुई हैं तो निश्चित रूप से उनमें इस तरह की बात होगी और वो सुनवाई में आएगी। अब तीसरा जो इसका जो दूसरा पहलू था वो ये था कि इसमें सोनिया गांधी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियाँ की गई, उनके बारे में इस तरह से बात की गई, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, ताली बजाकर, टेबल ठोंककर और अपने शब्दों के ज़रिए, जिससे उनकी मानहानि होती हो। अब मानहानि तो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कानून के दायरे में तो नहीं आती है, लेकिन उसके लिए अलग कानून है, मानहानि का कानून है, डिफेमेशन का कानून है, और उसके लिए सोनिया गांधी चाहें तो उसके खिलाफ मानहानि कर सकते हैं अर्णब गोस्वामी के खिलाफ। हालांकि वो इस छुटभइये किस्म के पत्रकार के साथ इस तरह की जद्दोजहद में क्यों उलझेंगी, उन्हें इस तरह के लोगों को अनदेखा ही करना ठीक है, इससे ज़रूरत से ज़्यादा महत्व मिलता है। और ऐसे बहुत सारे लोग फिर हिंदुस्तान में खड़े हो जाएंगे, और पहले भी उनकी मानहानि कोई कम नहीं की गई है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। तो खैर, सोनिया गांधी ये ठीक कर रही हैं कि इसको अनदेखा कर रही हैं, वो इस पछड़े में नहीं पड़ रही हैं। लेकिन ये पूरा मामला तो बनता है डिफेमेशन का, और ये पत्रकारिता नहीं है। किसी का अपमान करना, किसी की मानहानि करना, ये पत्रकारिता नहीं है। तो आप देखिए ना, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है के दायरे में आता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने हर स्तर पर उल्लंघन किया है। ये बहुत ही चिंताजनक है। और आप जैसे हमने पहले देखा कि हमारी जो तमाम जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझ नहीं पा रही हैं या उसके बचाव में खड़ी नहीं हो रही हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे पत्रकार किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये दोनों ही स्थितियां खराब हैं। और बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि जो स्थितियां बिगड़ी हैं पिछले 5-7 सालों में, उससे ऐसा लग रहा है कि एक अघोषित आपातकाल देश में लग चुका है। एक ऐसा अघोषित आपातकाल है जिसमें किसी भी पत्रकार के लिए, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार के लिए, सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार के लिए जगह और गुंजाइश नहीं बची है। केवल अर्णब गोस्वामी या उनके जैसे पत्रकारों के लिए गुंजाइश है, उनके लिए सरकार खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी उनके वकील बनकर खड़े थे, जो कि सरकारी पक्ष के सरकार के ही वकील हैं एक तरह से। तो और उनकी दलीलें भी उसी तरह की थी जो सरकार देती है। और जो आईएनबी मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भी अर्णब गोस्वामी के पक्ष में बयान जारी किया। तो ये सारा कुछ माहौल ऐसा दिखता है कि पत्रकारिता में जो सत्ता के साथ है उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो विरोध में खड़े हैं उनके ऊपर तरह तरह के आक्षेप लगेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाएंगे, उन्हें जेल में ठूसा जाएगा, जो पूरे देश भर में हो रहा है। बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें बहुत राहत नहीं दी गई। 10-11 सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता जेल में सड़ रहे हैं साल भर से। तो ये हमारे न्याय व्यवस्था की हालत है, और ये हमारी दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाओं की हालत है। और मीडिया की हालत तो आप सब जानते हैं, उसको बहुत कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, ये था अर्णब गोस्वामी के प्रसंग में जो कुछ सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में मेरी टिप्पणी मीडिया वॉच में। उम्मीद है आपको ठीक लगेगा। अगर ठीक लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों परिचितों में शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्द ही अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।